जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें आलिया शाह और साजिद तरार बहुत ज़बरदस्त तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं पाकिस्तान की राजनीति का, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की राजनीति ऐसे मोड़ पे आ गई है कि पाकिस्तान की आवाम को अब भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पिछले ही दिनों जब इमरान खान की नीतियों की वजह से पाकिस्तान की जनता त्रस्त थी, तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनमें भी एक द्वंद्व युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है कि अगला पीएम कौन बनेगा। और कहीं ना कहीं अब इमरान खान की नीतियों का जो ज़बरदस्त विश्लेषण करके साजिद तरार ने और आलिया शाह ने बताया, उनका जवाब भी इमरान खान के पास नहीं है। क्योंकि बहुत सी गलतियां इमरान खान ने अपनी हुकूमत में रहते हुए की, और इनकी पार्टी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पीछे ले जाने से पीछे नहीं हटी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सर, आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? ये सुबह से लेकर रात तक इमरान खान नहीं मान रहे थे, अचानक क्या हुआ? देखें, ये पूरी दुनिया में जो ये खतरनाक खान के ये जो शो का आखिरी जो पीस चला है, ये आखिरी, इसमें जो मेरा टेक है, जो मेरा इसमें रेलिवेंसी मेरी इसमें जो है वो ये है कि पाकिस्तान का इमेज दुनिया में कितना जलील हुआ है। पाकिस्तान दुनिया में क्या, आज दुनिया क्या सोच रही है। एक इंसान ने अपनी अना के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पाकिस्तान को किस तरीके से घसीटा है, पूरी दुनिया में रगड़ा दिया है। और दूसरा ये कि मेरी रेलेवेंस इसलिए आती है कि मैं एक तो पाकिस्तानी हूं, दूसरा मैं अमेरिकन हूं। अमेरिका को किस तरीके से घसीटने की कोशिश की है। ना तो आप इतने बड़े लीडर हैं, वो कहते क्या पिद्दी का शोरबा, ना दुनिया में कुछ ले सकते हैं ना दे सकते हैं। और आपने एक ऐसा इमेज बिल्ड किया कि मैं इतना बड़ा लीडर हूं कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर मेरे पीछे आ गई, जिस सुपर पावर ने 3.5 साल आपको फोन ही नहीं किया और आप उनके लिए इतने खतरनाक हो चुके। मैं थोड़ी देर पहले बैठ के सोचने की कोशिश कर रहा था कि लास्ट मोमेंट्स क्या थे, क्या हुआ आखिरी, ये पाकिस्तान के लिए एक भयानक और डार्क रात जो है ये क्या लेकर आई है, और इसमें हिस्ट्री क्या लिखेगी। हिस्ट्री ने इसमें क्या 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 चीजें, कौन से पॉइंट्स आएंगे। देखिए, एक तो एक ऐसा इंसान जो कि खुददारी में तड़प रहा था, एनआरओ मांगता रहा है, एनआरओ मांगता रहा अपोजिशन से भी और अदारों से भी कि मेरे ऊपर नैब ना छोड़ी जाए। फिर आखिरी टाइम में यह कहता रहा कि बिलावल को वजीर आजम बना लो, शहबाज शरीफ को ना बनाओ। यहां तक कोशिश करता रहा। सच की ये बात बिल्कुल सच है, ये जो आ रही थी बातें कि एनआरओ मांग रहे हैं इमरान खान। डेफिनेटली देखे ना, आपके इंस्टीट्यूशंस के जो लोग जा रहे थे, अपोजिशन के आपके पीटीआई के कई जो की प्लेयर्स हैं, वो नून लीग को मुसलसल, नून लीग नहीं अपोजिशन के लोगों से आखिरी मोमेंट से बातें करते रहे उनसे एनआरओ के बारे में। और फिर अगले पॉइंट पे मैं जाना चाह रहा था कि यहां तक कोशिश की गई है कि फौज आ जाए लेकिन अपोजिशन ना आए। यहां तक खबरें निकली कि आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया जाए। यहां तक और इंटरनेशनल मीडिया आपको किस तरह देख रहा है वो भी बताना चाहता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा दुख ये हुआ है कि इंटरनेशनल मीडिया में यह भी कहा गया कि जिंदगी के हर मोर्चे में हारने वाली कौम आज असेंबली के अंदर भी हार रही है। ये आपके बारे में इंटरनेशनल मीडिया ने कहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने फेल स्टेट कहा है। फिर दोबारा आप बिल्कुल फेल स्टेट लग रहे हैं। और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने यहां तक कहा कि एक ऐसी नाजुक स्टेट जो तालिबान की सपोर्टर है और एटॉमिक पावर है और मिसमैनेज्ड है। और मैं सबसे ज्यादा आखिरी चीज ये मेरे ज़हन में अभी तक के क्वेश्चन मार्क है कि इस सारे हादसे का, इस सारे प्लाट का एक की किरदार है डॉक्टर असद मजीद। आज वो कहां है? हालांकि मेरा देखे ना, हालांकि ना उसका पता चल रहा है वो अमेरिका में, ना उसका पता चल रहा है ब्रसल्स में है, ना उसका पता चल रहा है पाकिस्तान में। हालांकि उसका नाम ईसीएल में डालने की कोशिश की जा रही है इस वक्त जो पिटीशन हाईकोर्ट में पेश की गई है एक शहरी की तरफ से, जिसमें 5-6 नाम है। उसमें एक नाम डॉक्टर असद मजीद का भी है कि उसको पाकिस्तान से बाहर ना जाने में उसका ईसीएल में नाम होना चाहिए। लेकिन वो किरदार किधर है जिसने वो खत लिखा है? और जो मुझे अभी याद है कि मैंने आप ही के सेगमेंट में कहा था कि डॉक्टर असद मजीद इज अ हार्डकोर पीटीआई सपोर्टर, और उसने अपनी सारी कुर्बानी दे दी डिप्लोमेटिक अपनी जिंदगी की। लेकिन वो किरदार किधर है? साजिद साहब, जैसे असद कैसे ने नहीं दी स्पीकर ने कुर्बानी। बिल्कुल नहीं, उनको तो देखें कुर्बानी की बात नहीं है,
कुर्बानी का बकरा खान साहब खुद, खान साहब ने सीधे छाती पे नहीं कुछ दिखाया, किसी को बकरा बनाया। कैसर साहब को बस के नीचे धक्का देकर खुद बनी गला भाग गए। या तो आखिरी मोमेंट तक चलते, जेल जाते ना फिर। इनको शौक था भुट्टो बनने का, ये मिसालें देते रहे नवाब सिराजुद्दौला की और टीपू सुल्तान की, तो फिर जेल जाते ये बनी गला क्यों गए? और वो भी हेलीकॉप्टर में बैठ के चले गए। हद हो गई। गाड़ी में बैठ के जाएं आप, शराफत के साथ जाएं आप यहां पे इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। रफीक तारड़ साहब थे, अपनी उनकी स्विफ्ट थी गाड़ी, उन्होंने एक टैची में उनकी 4 एचकने थी, उसको पैक करके तो लाहौर चले गए थे। उनसे कहा गया था कि आपको जाती दफा हम आपको दें, प्रोटोकॉल दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसी गाड़ी में आया था, मैं चला जाऊंगा। किरदार था तो इसी तरह जाते ना, हेलीकॉप्टर में एक बादशाह की तरह, आप शहजादे की तरह जाने की क्या जरूरत थी आपको? ये खासा बनी गाला भी आप ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, क्योंकि कौम इस वक्त देख रही है आपके दौर में 3200 अरब रुपए की करप्शन के चार्जेस का हिसाब लेंगे। मैं सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ये करूंगा, कौम बेजार हो चुकी है करप्शन से। खान साहब को भी मैंडेट यही दिया गया था अकाउंटेबिलिटी का, और मैं चाहूंगा बल्कि ये कहीं ना कहीं से शुरुआत से हो इस चीज की, अकाउंटेबिलिटी की, और बताया जाए कि किस तरीके से कोविड से आने वाले पैसे जो थे मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स, उसमें भी खान साहब और इनके जो लौंडे लपाड़े जो इंपोर्टेड है, इन्होंने करप्शन की है, उसका हिसाब लिया। मैं ये चाहूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से आ लिया, ये शुरू होना है। अब पाकिस्तान अपनी पस्ती को टच कर रहा है, इसके बाद अब पाकिस्तान को ये जरूरी हो चुका है कि वापस रीबाउंड करना, उठना, वरना अब आपके पास गुंजाइश नहीं है। आप डेप्थ को टच कर चुके हैं पिछले 4 दिनों के साथ जो ड्रामा। मैं हैरान हूं। मैं एक आखिरी चीज या कोड इस टॉपिक पे करना चाहूंगा। आपके बड़े रिस्पॉन्सिबल जो पीटीआई के सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी नेशनल टीवी पर। उन्होंने कहा कि यूरोप में एक ऐसे मुल्क की मिसाल मौजूद है जो घड़ियां रिवर्स कर देते थे अपनी, उनकी प्रोसीडिंग नहीं होती थी उनकी असेंबली की, वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते थे, वो घड़ी रोक दी थी उन्होंने। तो खुदा के लिए आप इस तरह ये जमहूरियत, ये सियासत, आपने दुनिया को साबित किया है कि आप अपने इक़्तिदार की खातर। खान साहब ने अगले दिन मिसाल दी थी, मैं हैरान होता हूं। खान साहब ने अपने जलसे में कहा था कि यहां पे यूसुफ रमजी के दौर में किसी ने प्रोसीडिंग में कहा था कि पाकिस्तानी डॉलर के लिए मां बेच देते हैं। खान साहब आपने क्या किया? कौम को जवाब दें कि आपने अपनी तवालत के लिए क्या नहीं किया आपने। आप जब तक फौजी चक्कर शुरू हो गए थे इस्लामाबाद के अंदर लगाने, आपको पता कैदियों वाली बसें आ गई थी वहां। आप मुझे ये बताएं कि खान साहब किस हद तक नहीं गए, ये बताएं। ये कौम को क्या बता रहे हैं आप कि ट्रांसफर ऑफ पावर इस तरह होता है? मैं समझता हूं कि आपके पास सियासी जवाज नहीं था। जिस दिन एमक्यूएम ने आपको छोड़ा था, आपके अंदर आप रिस्पेक्टेबल पर्सन होते, उसी दिन शाम को रिजाइन करते आपकी उसी दिन सियासी मौत हो चुकी थी। जिस दिन एमक्यूएम ने आपको छोड़ा था, उस दिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं थी। लेकिन आपने इतना तमाशा बनाया पाकिस्तान का। इंटरनल तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहा, बैंकरप्सी के आप धाने पर हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आपकी कोई इस वक्त इज्जत नहीं है आपकी। अगले दिन सीएनएन ने आपके ग्रीन पासपोर्ट की जो शक्ल निकाली है, आप नीचे से 4थे नंबर पर हैं। आप अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, नीचे सोमालिया के साथ खड़े हैं, इराक के साथ खड़े हैं आपका ग्रीन पासपोर्ट, और मेरे ख्याल में आप उससे भी नीचे जा चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जहां पे इंस्टीट्यूशंस ही ना हो, और आप जहां इकॉनमी भी ना हो, जहां इज्जत भी ना हो, करेक्टर भी ना हो, इखलाकियात के जनाजे निकले। आपने इस्लाम का, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा नुकसान आपने इस्लाम को पहुंचाया, सबसे ज्यादा। और मैं समझता हूं कि इस्लाम मजहब एक ऐसी चीज होती है आलिया, जिसमें जाके हम सुकून ढूंढते हैं। एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपका 1 to 1 खुदा के साथ रिलेशनशिप होता है। आपने अब तक इक़्तिदार की खातर अमर बिल मारूफ और क्या क्या चीजों को आपने बदनाम किया। नौज बिल्लाह, ये ज्यादती की आपने, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती की आपने, इस्लाम के साथ भी ज्यादती की। ठीक, अच्छा साजिद तारसा, मुझे बताइए आप क्या समझते हैं कि आखिरी दिन ये जो कल हुआ है, सुबह से लेकर असेंबली का इजलास बुलाया हुआ, सब लोग बैठे हुए और रात हो गई, उन्होंने ये नहीं करवाया, उनके जहन में क्या था? क्या उन्होंने, जिस तरह ये जो खबरें आ रही थी कि वो किसी को सैक करने जा रहे हैं, किसी को, क्या ये प्लान बनाया हुआ था कि मैं ये वाला प्लान करके ये कर दूंगा और मैं इससे निकल जाऊंगा, या वो कुछ और सोच रहे थे? उससे वो ये निकल तो नहीं सकते थे, वो तो मेजोरिटी तो उनकी खत्म हो गई थी, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? ये बस पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करना दुनिया में। मुझे ये बताएं कि जो पहली दफा इन्होंने जिस तरीके से आके इन्होंने आर्टिकल 5 को यूज किया और इसमें 7.5 मिनट के अंदर पूरा
पूरी हुकूमत जो है हवा में तहलील कर दी, उसका कुछ जवाब बनता था। लेकिन उसके बाद अब देखें, उसके बाद से लेकर आज तक ये लौंडे लपाड़े सारे बैठ के ये देखने की कोशिश करते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि अभी गुंजाइश बाकी है कि कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर पाकिस्तान को मजीद जलील किस तरह किया जाए, किस तरह ट्विस्ट की जाए चीजें। ये बिल्कुल ये 2-3 दिन सारा दिन यही सोचते रहेंगे बैठ के। और उसमें जिस तरह हम बात कर रहे हैं, कभी यहां तक सोचते रहे कि सुप्रीम कोर्ट को सैक कर दें, कभी के आर्मी चीफ को सैक कर दें, कभी ये सोचते रहे हैं कि उनको जो इनके अपने मुनहरफ लोग हैं उनको किसी तरीके से पार्टी से निकाल दिया जाए या उनको कौमी असेंबली से निकाल दिया जाए। देखें, जब आपके दिमाग पे छा चुका हो कि आपने पाकिस्तान को डैमेज करना है, आपको पता हो कि आपने जलीलो ख्वार करना है, तो आप हर कोई भी काम कर सकते हैं। आप उसकी एक्सट्रीम तक जा सकते हो, गए ये एक्सट्रीम तक। इन्होंने जिंदगी में इन्होंने अपने आप को, बल्कि मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर तो पहले भी खैर कौन सी इतनी इन चीजों की रिस्पेक्ट थी चीजों की। मुझे ये बताएं, शीरी मजारी ने जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो स्पीच दी है वो किसी मुहज्जब माशरे में ऐसे किया जाता है? जिस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया अगले दिन, जिस तरीके से आपकी ट्रोलिंग की गई है फारूक बंदयाल साहब की फैमिली की, जस्टिस की, और ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने इनको सादिक और अमीन करार दिया था, ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन को जो है वो नाहल करार दिया था। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस उमर अता बंदियाल नवाज शरीफ के केस में उसमें भी शामिल। अगर आपके साथ ना हो तो आप ये बच्चे, ये जितने बदतमीज लौंडे लपाड़े आपने रखे, लेकिन उनके फैमिलियों की ट्रोलिंग करते रहे। ये कैसा ट्रेंड इस बंदे ने शुरू किया पाकिस्तान में? ना मोरालिटी है, ना इस्लाम है, ना कुछ है, ना कौमियत है। देखिए, इसने इंतहाई 2-4 खतरनाक चीजें की हैं आलिया। एक तो इन्होंने इस्लाम को जो इन्वॉल्व किया, दूसरा इन्होंने कहा कि जो पीटीआई का नहीं है वो गद्दार है। फिर आप किस एक्सट्रीम पर नहीं गया? और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आलिया आप अभी देखें। ये तो अभी बंदा बनी गला चला गया ना, आगे पता नहीं जेल जाएगा या भाग के लंदन जाएगा, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।